Good morning, students. So we are doing chapter 9, solar radiations, temperature and heat balance. So in that we have discussed about the solar radiations, insolation, conduction, advection and convection. That thing we have discussed. So now with the help of this diagram or this picture we can understand the things which are given in this. विद द हेल्प ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू इसमें बताया गया है किस प्रकार आपका इवेपोरेशन होता है, किस प्रकार रेडिएशन होता है, किस प्रकार कन्वेक्शन होता है और किस प्रकार कंडक्शन होता है. फर्स्ट वी विल चेक इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या बताया गया है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी सरफेस और ब्रीदिंग पैसेज कूल्स द बॉडी. नाउ यू वेरी वेल जब हमारे यहाँ पे स्वेटिंग पसीना आता है, प्रेसिपिटेशन होता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है. इसका मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर हीट थी वो क्या हो गई? आपकी ट्रांसफ़र हो गई, हमारी बॉडी से बाहर चली गई और उसके कारण क्या हो गया? हमारी बॉडी के अंदर कूल बॉडी हो गई आपकी. ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज रेडिएशन विद ईच अदर एंड विद द स्काई. वार्मर ऑब्जेक्ट्स लूज हीट टू कूलर ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी आपके अर्थ के ऊपर होते हैं या स्काई के अंदर है, वो क्या करते हैं? अपनी हीट को लूज़ करते हैं, अपनी हीट को क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं. और वो किस में जाती है? वार्मर ऑब्जेक्ट लूज हीट टू कूलर ऑब्जेक्ट. वार्मर ऑब्जेक्ट है उनमें से जो हीट होगी वो किस में चली जाएगी? कूलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो ठंडे हैं उनके अंदर उसका हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा. जैसे हमने देखा था कि जो बर्तन था उस बर्तन के अंदर जो पानी था वो गर्म हो गया, यानी उसके अंदर जो आपका नीचे से जो आपकी गर्म वार्मर एयर निकल रही थी उसने क्या कर दिया? ऊपर जाकर उसको जो कूल ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया? हॉट कर दिया. यानी ट्रांसफ़र ऑफ द वार्मर एयर और वार्म हीट फ्रॉम वार्म टू कूल की तरफ उसका ट्रांसफ़र हो गया. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. हीट इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन व्हेन ए स्ट्रीम ऑफ एयर इज कूलर देन बॉडी सरफेस टेम्परेचर. यानी हीट है वो लॉस्ट हो जाएगी कन्वेक्शन के थ्रू. कब? जब आगे क्या होगा? जो कूलर एरिया है उसके अंदर क्या होगा? उस बॉडी का सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यानी हीट का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. नेक्स्ट इज अगेन कंडक्शन. कंडक्शन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कम इनटू कांटेक्ट. कंडक्शन क्या होता है कि जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर के आते हैं आपस में कांटेक्ट में, तो उनका क्या हो जाता है? हॉट आपका ट्रांसफ़र हो जाता है. किसका? हीट का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना किसके बीच में? दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट के बीच में. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. सो अंडरस्टूड अबाउट द evaporation, then radiation, then convection and conduction. So these things we have discussed. Now next we will discuss about the next thing. What is given? Factors responsible for the difference of insolation at surface of earth. Insolation मैंने क्या बताया था? इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सन, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन. जो अर्थ से सन से सोलर रेडिएशंस आती है अर्थ के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन. तो उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स? जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके ऊपर कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या इंसोलेशंस है उसको प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट इज गिवन द फैक्टर्स विच कॉज वेरिएशंस इन इंसोलेशन आर रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन मीन्स क्या होता है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ क्या करती है? अपने एक्स पे घूम रही है, जिसके कारण डे और नाइट बनते हैं, आपको पता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विल रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन एज कम्पेयर टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ. यानी इसमें ये बताया गया है कि रोटेशन के कारण क्या होता है कि जो अर्थ का पार्ट सन के सामने जाएगा तो उसमें जो आपका इंसोलेशन है वो ज़्यादा रिसीव होगी, और जो एरिया नहीं आएगा अर्थ सन के सामने उस एरिया में आपकी इंसोलेशन है वो कम आएगी. जैसे आपका ये इसमें दिखाया गया ये एरिया यहाँ पे जो सन है इस एरिया के अंदर क्या होता है? इंसोलेशन ज़्यादा आ रही है या सोलर रेडिएशन ज़्यादा आ रही है, तो इस एरिया को सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिसीव हो रही है, और जो ये एरिया इसमें आपकी इंसोलेशन है वो नहीं आ रही है. नेक्स्ट इज गिवन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मीन्स व्हेन द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन. 4 पोजिशन ऑफ द अर्थ इज डिटरमाइंड व्हेन इट रिवॉल्व्स. यानी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें 4 पोजीशन बनी है. उन 4 पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं जो आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़ा था. इक्विनॉक्स है, समर सोलिस्टिस है, विंटर सोलिस्टिस है, वो उसमें आएगा. तो जैसे इनमें बताया गया जून 22 इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज़ ऑब्जर्व्ड, और ये देखा गया है कि 22 जून को क्या होता है? 22 जून को जो अर्थ है उसकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न साइड में है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है? 22 जून को सन रेज है वो वर्टिकल आती है, बिल्कुल सीधी आती है. तो इसके अंदर क्या होता है? आपका समर सोलिस्टिस, यानी उस समय हमारे एरिया में क्या होता है? समर होता है. बट इन द
नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर, जो आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे इस टाइम क्या होता है, विंटर होता है। इस टाइम क्या होगा, वहाँ पे विंटर होगा। December 22 is called the winter solstice when the sun rays are vertical in Tropic of Capricorn in the southern hemisphere, as a result of which there is winter season in northern hemisphere and summer in the southern hemisphere। और इसका अपोजिट क्या होता है आपका, 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है आपका, सन रेज जो है वो वर्टिकल कहाँ पे होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके ऊपर होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे समर सोलिस्टिस होता है, और हमारे यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता है आपका विंटर, यहाँ पे विंटर, यहाँ पे समर। यानी सन रेज जिस एरिया के अंदर ज़्यादा डायरेक्ट आती है तो उस एरिया में क्या होती है आपकी समर होता है, और जहाँ पे कम आती है वहाँ पे आपका विंटर हो गया। नेक्स्ट इज गिवन ऑन 21 मार्च and 23rd September, the sun rays are falling vertically on equator and days and nights seems to be equal these 2 days. These are called equinox। यानी विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस आपको समझ में आ गया कि जब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज आएगी कंटिन्यूसली या ज़्यादा आएगी, रिसीव होगी इस एरिया के अंदर, तो उस समय क्या होता है आपका, वो आपका समर सोलिस्टिस हो गया। फिर आपका विंटर सोलिस्टिस बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग इज गिवन, नेक्स्ट आपका बताया गया 21 मार्च और 23rd सितंबर। ऑन दैट डे व्हाट हैपन, इस दिन क्या होता है आपका, सन रेज है वो आपकी इक्वेटर पे इक्वल आती है। सन रेज आर कमिंग ऑन इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है ना इसके ऊपर क्या होता है, सन रेज ज़्यादा आती है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। ये आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन। इन आवर हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून या 22 जून जिसको बताया गया वो होता है। एंड इक्वल डे, इक्वल क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, वो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, क्योंकि इस दिन सन रेज है वो इक्वेटर पे ज़्यादा आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे कम आती है। नाउ नेक्स्ट इज गिवन इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज का मतलब क्या होता है, इफ रेज आर वर्टिकल इट विल कवर लेस एरिया बट नेट एनर्जी रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज मोर हीट, वेयर एज एरियाज विच रिसीव्स ओब्लिक रेज कवर मोर एरिया बट नेट एनर्जी रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज लेस। अब इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे इसमें दिखाया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सन रेज सीधी डायरेक्टली पड़ती है तो एरिया तो वो कम कवर करेगी, पर एनर्जी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रिसीव होगी। यानी जब सन रेज डायरेक्टली किसी एरिया के ऊपर पड़ती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एरिया तो वो कम कवर करेगी बट उसके ऊपर एनर्जी ज़्यादा रिसीव होगी। बट इफ़ यू विल चेक इन द ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है तिरछा कर देते हैं उसको, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी तो जो आपका एरिया तो वो ज़्यादा कवर करेगी पर एनर्जी उस एरिया में क्या होगी, कम होगी। यानी आपने देखा होगा अगर सन की रेज है वो डायरेक्ट किसी एरिया के अंदर पड़ेगी, जैसे हमने इसके अंदर पीछे पढ़ा है आपका 21 जून, तो उस दिन क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। और 22 दिसंबर को क्या हुआ, सन रेज उसके ऊपर स्लैंटिंग या ओब्लिक पड़ी, तो ओब्लिक पड़ी यानी उसने एरिया तो ज़्यादा कवर किया बट जो आपका एनर्जी थी वो उस एरिया वहाँ पे कम रिसीव हुई। तो ये इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज का मतलब क्या होता है कि जब वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सन रेज पड़ती है तो उसके ऊपर इंटेंस जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा जाएगी, बट अगर उसके ऊपर ओब्लिक पड़ेगी या स्लैंटिंग में पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है वो कम जाएगी, एरिया ज़्यादा कवर करेगी। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि इफ़ रेज आर वर्टिकल, अगर वर्टिकल पड़ती है तो इट विल कवर लेस एरिया, वो एरिया लेस कवर करेगी बट एनर्जी उस एरिया में ज़्यादा जाएगी। इसी तरीके से इसने कहा है कि अगर उस एरिया में ओब्लिक रेज जाएगी, ओब्लिक का मतलब ये तो तिरछी इस तरीके से दिखा रखी है, अगर ये जाती है तो एरिया तो ये ज़्यादा कवर कर रही है बट ये क्या करती है, एनर्जी इनके अंदर कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करने का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और इसके अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया पर ही जाती है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर सन रेज ज़्यादा आ जाएगी। तो ये आपका एक फैक्टर था, ये आपका इस डायग्राम के थ्रू बताया गया। ये आपका क्या बताया गया, सन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, आपका जो अर्थ का मूवमेंट है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन हो गई, ये आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन हो गई, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब इस थ्रू द एरो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये एरो के थ्रू भी इसमें बताया गया है कि अर्थ का मूवमेंट क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो सन के सामने वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया है,
यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके ऊपर सनरेज डायरेक्ट आ रही है। तो ये आपका क्या बताएगा, 21 एंड 22 जून को क्या होता है आपका समर सोलिस्टिस इसके अंदर बताया गया है। तो इस एरिया के अंदर आपकी एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो इस समय यहाँ पे क्या होता है आपका समर होता है। देन जैसे ही अर्थ आगे रिवोल्यूशन करती है इस एरिया में आती है, यहाँ पे आती है, ये एरिया जो बताया गया, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका इक्विनॉक्स हो जाता है 23 सितंबर। यहाँ पे 23 सितंबर को क्या होता है कि जो आपकी सन रेज है वो आपकी इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट आती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे क्या हो जाता है, डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं। तो 23 सितंबर को क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल। देन इट विल रिवॉल्व एंड मूव इन दिस एरिया। ये आपका आ गया 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है कि जो ये पार्ट है ये सन के सामने नहीं है, ये पार्ट आपका सन के सामने होता है। तो इस एरिया के अंदर सन रेज ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हमारा एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे तो इस समय क्या होगा, विंटर होगा, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ये इस टाइम क्या होगा, समर होगा। तो 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में तो सबसे बड़ा दिन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। इसके अपोजिट जो आपने देखा इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है आपका सबसे बड़ा छोटा दिन होगा वो। फिर इसके द्वारा सेकंड मूवमेंट इज हेयर, यहाँ पे मूवमेंट करके रिवॉल्व करके अर्थ पहुँच गई यहाँ पे। तो ये किसका दिन होता है, 21 मार्च का। तो 21 मार्च को भी फिर क्या हो जाता है आपका सन रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे डे और नाइट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इन दिस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ये दो दिन होते हैं हमारे पूरे ईयर के अंदर। एक दिन होता है 23 सितंबर और एक होता है 21 मार्च। सबसे बड़ा दिन कब होता है, दैट इज़ ऑन 21 जून इन अवर हेमिस्फीयर। और इसका अपोजिट जो सदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे ये क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि उस समय वहाँ पे क्या होती है, विंटर होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी डायरेक्ट तो उसके अंदर क्या होगा, आपका समर होगा, और उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट नहीं आ रही तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है वो क्या है, जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सन रेज जब इस एरिया के अंदर डायरेक्ट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रही तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जब सन रेज क्या है आपकी, ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन रेज डायरेक्ट आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका समर हो जाएगा। और ये कब होगा, ये आपका 22 दिसंबर को होगा। तो सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अब क्या हो रही है, अब डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विंटर हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. Okay, so today we have discussed about these things. So you will read it and write down in your notebook. With the help of diagram you can understand the things.